मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते, लेकिन मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते। एंड इसीलिए आप में सबसे इम्पोर्टेंट बात होनी चाहिए कि आप में एक जुनून होना चाहिए आपके गोल को रीच होने का। आप डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करने के लिए रेडी होने चाहिए, आप में पेशेंस होने चाहिए और बहुत सारी आपको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आना चाहिए। अगर आप इन सारे पॉइंट को अच्छे से मेंटेन करते हो और खुद के ऊपर बिलीव करते हो तो आप सफल जरूर होते हो। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, CSIR नेट अचीवर्स के इस शो में। एंड इस CSIR नेट अचीवर्स के शो में आज हमसे मिलने आए अलिंदा घोष। तो आप सब स्टूडेंट का एंड अलिंदा आपका वेलकम है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर। यस, और सबसे फर्स्ट सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से अलिंदा आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू कि सर। आपका CSIR एग्जाम में इतना अच्छा रिजल्ट आया, इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यस, तो अलिंदा घोष ये वेस्ट बंगाल से एंड उनका जो MSc है वो जूलॉजी में हुआ है। एंड अलिंदा ने सारी जो प्रिपरेशन की थी, एक तो पहले रिकॉर्डेड कोर्स लिया था, उससे उन्होंने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए एंड बाकी सारा रिवीजन जो है वो उन्होंने यूट्यूब लाइव पे इमोशन बैच में, एग्जाम मैपिंग में एंड अंतिम वार सेशंस में किया। एंड इसीलिए आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे स्टूडेंट कि जो घर बैठ बैठ के अच्छे से प्रिपरेशन करते, यूट्यूब के ऊपर प्रिपरेशन करते, रिकॉर्डेड कोर्स लेके प्रिपरेशन करते एंड उनका इतना अच्छा रिजल्ट आता है, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है एंड हम इससे बहुत खुश होते। तो सबसे पहले अलिंदा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे कि जो बहुत बार एक डाउट हमेशा पूछते हैं कि जब हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो CSIR का नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, 13 यूनिट से एप्टीट्यूड है, तो पहले आपको डर नहीं लगा था कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे प्रिपेयर होगा? जी, डर तो लगा था क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और हाँ कुछ कुछ यूनिट्स ऐसे भी है जो मेरे बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब हाँ। बॉटनी के बैकग्राउंड से मिलता है, हम्म। तो डर तो लगा था। यस, तो फिर आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उस टाइम पे आपकी स्ट्रेटजी क्या थी कि किस तरह से आप जी प्रिपेयर करना चाहते थे? जी, मेरा हमेशा से ये टारगेट था कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट कवर करूं, मतलब हाँ। एटलीस्ट 12 यूनिट कवर करूं हम्म। और हर यूनिट से मिनिमम 2 क्वेश्चन एटलीस्ट मैं अटेंड करूं। हाँ। तो मतलब उससे मतलब 24 क्वेश्चन तो पार्ट सी के ऐसे ही बन हम्म। जाते हैं, पार्ट बी के भी 24 बन जाते हैं। बाकी जो मेरा फेवरेट यूनिट्स होते हैं तो उनसे मैं 2 से 3 क्वेश्चन और भी कर सकता हूँ। हम्म। ये मेरा स्ट्रेटेजी था। यस, तो अलिंदा ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए सब लोग जब भी हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो जितना आप ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपका बेस्ट दे सकते हैं आप दीजिए। जैसे अलिंदा बोल रहे, मैं ट्राई कर रहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स प्रिपेयर करूं, क्योंकि इसका बेनिफिट ये होता है कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हो और आपके लिए इजी हो जाता है, मल्टीपल डिफरेंट क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। और दूसरा, अलिंदा ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि हर यूनिट से मिनिमम 2 क्वेश्चन की मेरी रिक्वायरमेंट है, उनको ज्यादा नहीं चाहिए कि हर यूनिट से 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन। ये भी हमें पता होना चाहिए कि यस, जितना भी हम प्रिपेयर करें, इवन सी पार्ट में से 6 क्वेश्चन आते हर यूनिट के, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है कि 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। और ये बात बहुत अच्छी है, इससे हमें स्ट्रेस नहीं आता और मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको पता है आप इजीली निकाल सकते हो अगर आप टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करते हो। तो अलिंदा, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो MSc के बाद आपने रिकॉर्डेड कोर्स लिया था, तो रिकॉर्डेड कोर्स से क्या आपने नोट्स सारे प्रिपेयर कर लिए थे? जी, मैंने रिकॉर्डेड कोर्स अराउंड एमएससी के पहले लिया था। अच्छा। ठीक है, तो उस टाइम मैंने रिकॉर्डेड कोर्स से नोट्स ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट कर लिए थे। हाँ। तो बाद में मैंने जब फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया था, हम्म। उस टाइम मैंने फिर से नोट्स बनाए, फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया एकदम। हम्म। मतलब बिगिनिंग से मुझे स्टार्ट करना पड़ा। हाँ, तो बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ा। तो बहुत बार अलिंदा, क्योंकि एक बहुत बार हम एक देखते हैं कि पढ़ाई में भी कंटिन्यूस पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है,
उसको मेंटेन करना, उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो हमें हमेशा ही नहीं मिलता। एंड दूसरी चीज कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते, घर के भी प्रॉब्लम्स होते, सिचुएशंस होते, बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां होती कि जो हमें अंदर से तोड़ देती है। कभी हमारे पास मतलब बहुत बार नेगेटिविटी आती है या बहुत हम मतलब प्रेशर में आ जाते हैं, और ऐसी परिस्थितियां आती है कि जो बहुत डिफिकल्ट है, जो अंदर से हम टूट जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां जो होती है जो हमें अंदर से मजबूत भी बनाती है। तो क्या आपके लाइफ में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आया था कि जिसकी वजह से आपका पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हुआ या पढ़ाई में डिस्टरबेंस आया हो, ऐसा कुछ? जी सर, मैंने जब मास्टर्स कंप्लीट किया था हाँ। 2022 पे, तो उसके बाद मैं जब घर पे आया तो घर पे कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मतलब हम्म। मैं पीएचडी ट्राई करूँ, रिसर्च फील्ड में जाऊँ, तो हम्म। और मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रहा था, तो हम्म। मैंने उस टाइम पढ़ाई एकदम छोड़ दिया था। हम्म। तो मैं उस टाइम एक जॉब में चला गया, एक जॉब करता था, तो करीब 1 साल मैंने जॉब किया है उसके बाद। यस। तो जॉब करने के बाद मुझे फिर से एक रियलाइज़ हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ अभी, मेरा जो अभी लाइफ़ है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे रिसर्च करना है। मैं उसी फ़ील्ड में जाना चाहता हूँ, तो मैंने फिर यस। से मेरा पढ़ाई स्टार्ट किया। यस, तो अगर लाइफ में पर्पस सेट हो, गोल सेट हो, तो हम कभी चुप नहीं बैठते, हम हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। और देखिए, सबके लाइफ में ऐसा होता है, जैसे अलिंदा बोल रहा है कि जब मैं जॉब में गया तो जॉब में वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था कि मैं ये जॉब कंटिन्यू करूं। और दूसरा कि जब आपका वो लाइकलीनेस जो होता है कि जो आपको जो अच्छा लगता है वो अगर जॉब से भी मैच नहीं होता, तो फिर आपको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। जैसे अलिंदा ने उस जॉब को क्विट करके फिर पढ़ाई करने का सोचा। इवन 1 साल का गैप आया था, बीच में कुछ पढ़ाई नहीं हुई होगी ना अलिंदा? नहीं, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ था। और रिस्टार्ट करना पड़ा फिर से। तो क्या ये रिस्टार्ट करना डिफिकल्ट नहीं लगा आपको? जी सर, पहले तो डिफ़िकल्ट लगता था, बहुत ही हम्म। डिफ़िकल्ट लगता था, क्योंकि मुझे फिर से एकदम स्टार्ट करना पड़ता था। हम्म। पर इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब केसी सर को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम्म। मैं जब मास्टर्स के टाइम पे जब वो लाइव मतलब रिकॉर्डेड कोर्स कर रहा था, तो उस टाइम मैंने केसी सर का बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। हम्म। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है बायोकेमिस्ट्री पढ़ना, तो मैं हम्म। कभी-कभी बायोकेमिस्ट्री पढ़ता था ऐसे हाँ मतलब हाँ हाँ। जॉब के टाइम पे भी। तो मुझे वहाँ से इंटरेस्ट ज़्यादा आया, नहीं मुझे फिर से पढ़ाई करना है। हम्म। करेक्ट। तो मतलब कंटिन्यूअसली देखो, रिस्टार्ट करना डिफिकल्ट तो होता है, बट जी सर, ऐसा नहीं है कि वो आप कर नहीं सकते। ये जी सर, आपकी इनर स्ट्रेंथ है कि आप उसको रिस्टार्ट करना चाहते हो, तो आप इजीली उसमें फिर से रिस्टार्ट करके अच्छे से कर सकते हो। एंड दूसरा, मुझे ये पता है अलिंदा कि जब आपने रिस्टार्ट किया होगा तो भी आपको सारी चीजें वापस याद आई होंगी, सारी जी आपको सर। सारी चीजें पढ़ते-पढ़ते रिकॉल हुई होगी। करेक्ट। पढ़ते-पढ़ते सब रिकॉल हो हाँ, गया। सब रिकॉल हो गया। तो ये एक्चुअल में आप में अंदर होता ही है, नॉलेज तो हमेशा अंदर ही होता है, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करना, थोड़ा सा और मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ना, लर्न करना, एंड उसको थोड़ा सा और अच्छे से मेंटेन करना आना चाहिए। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि जिंदगी आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, उसको लाना पड़ता है। आपका सही समय आपके हाथ में, और उसको आपको ही लाना है। तो इसीलिए लाइफ में और एक हमेशा याद रखना है कि सारे प्रॉब्लम्स होते, फेल्योर्स होते, एक्चुअल दे वो फेल्योर्स नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटीज होती है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। कुछ कुछ ऐसे फेल्योर्स, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि जो हमें लाइफ टाइम की लर्निंग लेके जाते हैं, कि वो लर्निंग आपको लाइफ टाइम तक याद रहती है। इसलिए उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम्स नहीं समझना है, तो उनको अपॉर्चुनिटीज समझना है कि वो अपॉर्चुनिटीज आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। अभी अलिंदा, जैसे हम बोलते हैं कि आपने जैसे यूट्यूब पे पढ़ा, इमोशन मैच में पढ़ा या एग्जाम मैपिंग सेशन लिया, तो जब आप यूट्यूब पे पढ़ रहे थे तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ज्यादा टाइम लग रहा है पढ़ने के लिए? नहीं सर, ऐसा नहीं लग रहा था, मतलब जब मैंने सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट किया था, तो मैं हाँ। सिर्फ़ पढ़ाई करता था। तो मेरा कुछ ऐसा ही रूटीन रहता था कि मुझे इन टाइम के अंदर ये सब यूनिट करना पड़ता है, तो हाँ। ज़्यादा मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगा। अच्छा, मतलब आपने उन सब टाइम को भी मैनेज किया, जी अच्छे सर, से वहां पे रिवीजन की। तो आपने जी सर, इमोशन बैच में भी पढ़ा, जी सर, करेक्ट? जी सर, तो इमोशन बैच में पढ़ने में मजा आता है बहुत। जी सर। यस, मतलब
लर्निंग विथ एंजॉयमेंट, विथ क्वेश्चंस, और एकदम जी रिलैक्स्ड, सर। मतलब जी हम सर, बहुत बहुत अच्छा अच्छे से लगता सारे है। टॉपिक को पढ़ते। करेक्ट। तो अलिंदा, सपोज कि अभी अगला सीएसआर एग्जाम सपोज दिसंबर के एंडिंग में होता है या जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है, तो क्या अभी जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या स्ट्रेटजी बताना चाहोगे कि जिससे उनको बेनिफिट हो और वो जल्दी से टॉपिक को प्रिपेयर करे और आपके जैसे उनका इतना अच्छा रिजल्ट आए? तो आप क्या डूज एंड डोंट्स बताना चाहोगे? यस। जी सर, मैं 3 पॉइंट बताना चाहता हूँ। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन बहुत अच्छे से रिवीजन बार-बार हम्म। रिवीजन करना चाहिए। एटलीस्ट मतलब थोरोली अगर रिवीजन करोगे 3 से 4 बार तो आप कर पाओगे, मतलब 2 हम्म। महीने में, ठीक है? ये तो एक करना चाहिए और एवरी रिवीजन के बाद या एवरी यूनिट खत्म करने के बाद या एवरी चैप्टर खत्म करने के बाद आपको पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व करना है, बहुत हम्म। ज़्यादा सॉल्व करना है। और थर्ड पॉइंट ये है कि सॉरी सेकंड पॉइंट ये है कि आपको मॉक टेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा हम्म। मॉक टेस्ट देना है। जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा और यस। उतना अच्छा आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, उतना अच्छा आप एग्ज़ाम हॉल में परफ़ॉर्म भी करोगे। हम्म। और तीसरा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा होता है कि हम स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। हम्म। मतलब फास्ट एक यूनिट पढ़ा तो बीच में 15 दिन मैंने कुछ और यूनिट पढ़ लिया। तो हम्म। पहले क्या पढ़ा था मैं भूल जाता। तो इसमें जो मतलब विशाल सर या आईफेक्स के चैलेंज से जो टिप्स मिलते हैं वहाँ से बोला था कि एक माइंड मैप प्रिपेयर करो, सबको रिलेट करके पढ़ाई करो। हम्म। तो मैंने भी वही स्ट्रैटेजी यूज़ किया था कि मैं रिलेट करके पढ़ता था। तो हम्म। इससे क्या होता है कि मुझे सब याद रहता था ठीक टाइम से। और यस। टेंशन एकदम एकदम भी टेंशन मत करना है। टेंशन करोगे तो सब भूल जाओगे, जितना भी दिमाग में है वो भी निकल जाएगा। करेक्ट। और डोंट्स क्या क्या होने चाहिए अलिंदा? डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक्स कौन से जी, अवॉइड करने चाहिए? जी मिस्टेक्स मेरे ख्याल से तो 2-3 मिस्टेक सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद नहीं करते और सबसे करते ये कि हम लोग मतलब नेगेटिव मार्किंग के बारे में भूल जाते हैं। हम्म। हमको जो क्वेश्चन श्योरली आता है, हम लोगों को वही अटेम्प्ट करना चाहिए। हम हम्म। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन कि मुझे ये करना ही है ये क्वेश्चन, जिद इसमें अगर नहीं डिपेंड करनी है, करेंगे। कोई जी सर, क्वेश्चन पे जिद नहीं करनी है। जी सर। यस। जितना आता है बस उतना ही करना है। इससे हाँ। अगर ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा तो गलत हो जाता है। ये तो हम्म। एकदम नहीं करना चाहिए और करेक्ट। दूसरा एकदम भी पैनिक नहीं करना चाहिए। पैनिक किया हम्म। तो सब खत्म करेक्ट। हो जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं जी होना सर, है और रिलैक्स्ड मोड में एग्जाम देना है। जितना जी सर, नेचुरल रह सकते हो उतना नेचुरल एग्जाम देना है। ये बात जी बहुत सर, अच्छे लगे अलिंदा मुझे, कि मैं फिर से देखो कि अलिंदा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली कि आपको रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड मैप्स प्रिपेयर करना, टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देना, हर टॉपिक का सेल्फ एनालिसिस करना, संडे टेस्ट देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ और पैनिक कभी नहीं होना है। जैसे ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी अलिंदा की, कि जब आप, क्योंकि देखिए जब आप एग्जाम देने जाते हो तो थोड़ा सा तो नेचुरल स्ट्रेस आता ही है, थोड़ा प्रेशर आता है, बट उसको पॉजिटिव शिफ्ट करो। उसके वजह से आपको सक्सेस मिलना चाहिए, ऐसा ना हो उल्टा कि उसके वजह से आप वो फेल्योर का रीजन बने। क्योंकि इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, ये आएगा, ये नेचुरल है और उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। और मैनेज करने के लिए बहुत सिंपल है कि एग्जाम से पहले ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज्यादा सोचना नहीं है और पहले से प्रेडिक्ट नहीं करना है कि एग्जाम कैसे है। मतलब ये आप डिसाइड मत करो कि एग्जाम हार्ड है या एग्जाम मॉडरेट है या एग्जाम बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं, अगर एक क्वेश्चन देखा और मुझे लगा ये डिफिकल्ट है, दूसरा क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है, तो अब मुझे लगता है एग्जाम का पेपर बहुत हार्ड है। और मे भी ऐसा भी हो सकता है पीछे बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन छुपे हो जिस पर आप पहुंचे नहीं है, लेकिन आपने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया, तो प्रेडिक्शन गलत होता है, इसलिए प्रेडिक्शन नहीं करना है। इसलिए बहुत बार ऐसा कहते हैं कि हर कोशिश में शायद हमेशा ही सफलता नहीं मिलती, कि हर कोशिश में शायद हमेशा ही सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता का रीजन जो होता है वो कोशिश ही होता है। इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बार अलिंदा ऐसा होता है कि हम जब प्रिपरेशन करते हैं, जैसे घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं,
टॉपिक पढ़ रहे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे या क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे, तो बहुत बार जब टॉपिक समझ में नहीं आता तो भी मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो भी मुझे बहुत सारा नेगेटिविटी आता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे से नहीं हो रहा है, और तब हम बहुत अंदर से टूट जाते हैं, डर लगता है, ऐसा लगता है कि अब मैं कैसा होगा, अब क्या होगा। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा था? जी सर, ऐसा बहुत बार होता है। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब नोट खत्म किया और हम्म, फर्स्ट टाइम एक बार रिवीजन खत्म किया, हम्म, तो मैं जब मॉक टेस्ट देता था या पीवाईक्यू सॉल्व करता था, कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि वो सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो इसके लिए मैंने जो अप्रोच लिया है कि वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से है या जिस कॉन्सेप्ट से है, हम्म, मैं फिर से वो नोट्स निकाल के वो कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ता हूँ। हम्म, और वो कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस भी पढ़ता हूँ, सॉल्व करता हूँ। हम्म, और यूट्यूब में तो आईफस की वीडियोस है ही, तो निकाल के देख भी सकता हूँ। हाँ, ऐसे करके सॉल्व हो जाता है। यस। तो मतलब कैसे भी करके आप धीरे धीरे उस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहोगे तो आप एनीवे कैसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। वैसे इंफॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल है। अलिंदा, आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा सा मेंशन किया यहाँ पे कि अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको एनिमेशन से पढ़ो, उसको अप्लाइड वे से पढ़ो, अलग वीडियो से देखो कि क्या नया किस तरह से समझाया हुआ है, मतलब जिससे कि हम टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो क्वेश्चन को फिर सिंपल क्वेश्चन को फिर से अंडरस्टैंड करो, धीरे 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 वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। एंड एक्चुअल में सीएसआर नेट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका एक पैटर्न होता है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हर एग्जाम की एक आत्मा होती है, सीएसआर नेट के एग्जाम के क्वेश्चन भी आप देखो एक पैटर्न में होते हैं, उनकी भी एक आत्मा है और उसको समझना पड़ता है एग्जाम में ताकि आप अगले एग्जाम को बेटर दे सको। तो अलिंदा, आपने सीएसआर नेट एग्जाम के पीवाईक्यू सारे सॉल्व किए थे? जी, मोस्ट ऑफ द मैंने सॉल्व किया था, अच्छा, मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। सारे पेपर के मतलब यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो क्या जी आपको सर। इन क्वेश्चंस का फाइनल एग्जाम में बेनिफिट मिला? जी सर, बहुत बेनिफिट मिला। मतलब क्वेश्चन क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस। रिपीट नहीं होता, पर क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो रिपीट होता है। हाँ, तो वो बहुत अच्छा से मुझे हेल्प करेक्ट। किया। मतलब हमारे लॉजिक्स उससे डेवलप होते और जी हम सर। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाते, क्योंकि हर क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट को क्लियर करता है, अलग अलग वे से क्लियर करता है। एंड ये सबसे अच्छी बात होती है। और उसके साथ जैसे अगर हम अलिंदा देखें कि एक्चुअल में जो फाइनल एग्जाम में जो रिजल्ट आता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिविजन्स और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपने एग्जाम्स के लिए कैसे रिवीजन किया था? जी, मैंने रिविज़न कुछ ऐसे किया था कि एटलीस्ट एक यूनिट के लिए मैं 4 से 5 दिन दूँगा। तो अगर मैंने 12 यूनिट प्रिपेयर किया है, हम्म, तो उसके हिसाब से डेढ़ महीना तो ऐसे ही लगता है। ये फर्स्ट रिविज़न के लिए था। जब मैं सेकंड टाइम रिविज़न के लिए गया, तो सेकंड टाइम रिविज़न के लिए मैंने करीब 2 दिन के अंदर 1 यूनिट खत्म किया। जब मैं थर्ड रिविज़न के गया, तो 1 दिन में खत्म किया। और वाओ। एवरी रिविज़न के बीच-बीच में मैंने वो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया, वाओ। एकदम शॉर्ट नोट्स। हम्म, तो एकदम मतलब उससे कितने पेजेस के थे वो? कितने पेजेस के थे, अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो हाँ, मैं 3-4 पेजेस के अंदर जस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख लिए। अच्छा। जो जो कॉन्सेप्ट जो पढ़ के मुझे कॉन्सेप्ट याद आ जाए। वाओ। तो वो पढ़ने की वजह से जल्दी-जल्दी रिवीजन होता था। हाँ, बाकी स्टूडेंट की तो इतनी बड़ी नोटबुक है बायोकेमिस्ट्री की, शायद 2 नोटबुक लगे होंगे पूरे बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। और शॉर्ट नोट्स बनाते तो वो बहुत शॉर्ट्स में आपने किए, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब रिविजन्स बाद में फास्ट होती चली गई, जी सर। और वो इसलिए क्योंकि पढ़ाई में जितना ज़्यादा हम इन्वॉल्व होते हैं तब हमें धीरे धीरे पता चलता है कि इसमें से इतना इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट में से भी इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप उसको धीरे 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 शॉर्ट करते जाते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आता है। तो फाइनल एग्जाम में ये शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट मिला? जी सर, एग्ज़ाम में जाने से पहले तो मैं मतलब 24 या 20 मतलब पढ़ के तो नहीं जा सकता, बुक्स तो पढ़ हाँ, के नहीं जा सारे सकता, यूनिट्स तो पढ़ ही इसलिए नहीं सकते, करेक्ट है। जी सर, इसलिए उस टाइम मैंने वो शॉर्ट नोट्स के जो पेजेस थे, मैंने जो प्रिपेयर किया था, तो वो पढ़ के गया, तो इससे मुझे ज़्यादा हेल्प हुआ है। यस, तो फाइनल एग्जाम से पहले देखिए ये बात अलिंदा ने बहुत अच्छी बोली कि फाइनल एग्जाम से पहले कम टाइम में अगर आपको रिवीजन करना है तो आप शॉर्ट नोट्स ही पढ़ सकते हो। पूरे नोटबुक तो आप पढ़ ही नहीं सकते, उतना टाइम होता नहीं है और उतना अपना माइंड सेट भी नहीं होता कि मैं पूरी नोटबुक पढूं, क्योंकि हम तब बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अब कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन कैसे करें, इसलिए शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। वैसे अलिंदा,
यूट्यूब पे जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, इमोशन बैच में हो या यूट्यूब पे हमारे एग्जाम मैपिंग सेशंस होते हैं, अंतिम वार सेशंस होते हैं, क्या इनका फाइनल एग्जाम में बेनिफिट होता है क्या? जी सर, मतलब अग्निपथ सीरीज या अंतिम वार सीरीज में जैसे आप लोगों ने पढ़ाया, हम्म, जैसे आप लोगों ने अप्लाइड थ्योरी करके पढ़ाया, वो हम्म, बहुत ज्यादा काम आया, स्पेशली इस बार हाँ, के एग्जाम में। इस बार में तो जो क्वेश्चन आया था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो अप्लाइड बेसिस के थे, तो हाँ, इसलिए बहुत काम आया वो। हाँ, तो इस बार के क्वेश्चन सारे अप्लाइड बेसिस पे थे। तो ये मैं क्वेश्चन पे आने वाला था कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि इस बार का क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, उसमें बहुत बड़े क्वेश्चंस थे, अप्लाइड ज्यादा क्वेश्चन थे। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर कैसे लगा? जी, क्वेश्चन पेपर तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे हार्ड तो लगा जब मैंने गया था एग्जाम हॉल में। एग्जाम में फर्स्ट मैंने जो क्वेश्चन देखा था, हम्म, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो अचानक से मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई, हाँ, क्योंकि लास्ट नाइट को मैंने जो आईएफएस से प्रिपेयर किया था, हम्म, एकदम 100% कॉमन क्वेश्चन आ गया था। हाँ, वो जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। अच्छा, ठीक है, अंदर से बहुत खुशी हो गया, हम्म, पर क्वेश्चन को देखते देखते मैं भूल गया कि आंसर क्या है, मतलब इतना ही खुश हो गया था। तो उस टाइम में थोड़ा माइंड को काम रखना चाहिए। हम्म, तो यस, जब तो मैंने जब मैंने वो क्वेश्चन धीरे-धीरे फिर से पढ़ा, सॉल्व किया, हम्म, तो धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट फिर से दिमाग में आना आना शुरू हो गया। उसके हम्म, बाद धीरे-धीरे मैंने सॉल्व कर लिया। यस, तो हमेशा ये अलिंदा आपने बात बहुत अच्छी बोली है कि चाहे पेपर सिंपल हो या डिफिकल्ट हो, आपको हमेशा खुद का स्टेबिलिटी मेंटेन रखना है, कंसंट्रेशन मेंटेन रखना है। सिंपल हो तो ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारी गलतियां होती है, सिली मिस्टेक खुशी की वजह से ही होती है ज्यादा मोस्टली। और डिफिकल्ट है तो भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि डिफिकल्ट है तो भी सबके लिए है, सिंपल है तो भी सबके लिए। इंपॉर्टेंट होता है कि खुद को स्टेबल रखते, खुद को काम रखे, खुद को कूल रख के पेपर में से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की जाए और अपना बेस्ट दिया जाए। इसलिए हम जाते समय भी हम बोलते थे कि आप हमेशा 3 घंटे शांत रह के पेपर दीजिए। आप कुछ मत सोचिए पेपर कैसा है क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पेपर, कि आपको वो अच्छे से देना है। एंड जैसे हम बोलते हैं ना कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे आपको मार्क्स से भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफी है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। बस आपको एक पास एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपके पास एक संकल्प होना चाहिए कि यस मैं ऐसे करूंगा, और आपको पूरे डेडिकेशन के साथ वो प्रिपरेशन करना है, जैसे आप अपना 100% देते हो। क्योंकि अलिंदा हम ऐसे कहते हैं कि हमारी सक्सेस या हमारा रिजल्ट जो है वो हमसे स्टार्ट होता है। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो, आप अंदर से बहुत पॉजिटिव हो, तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि आप ही चाहते हो। इसलिए हम ऐसा कहते हैं ना कि आधी लड़ाई आप तभी जीत जाते हो जब आप सेल्फ बिलीव करते हो, कि आपका खुद के ऊपर बहुत विश्वास है कि मेरा होगा ही होगा। इसलिए खुद के ऊपर विश्वास रखें, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन में रहिए, कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिए। तो अलिंदा बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि ऐसा कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। तो जी कभी सर। कभी ऐसे माइंड्स में ऐसे ओवर थिंकिंग हो रही थी क्या, कि निगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, और कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं दिमाग में जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है, एक एक दो दो दिन पढ़ाई नहीं होती है, और फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, और फिर हमें ऐसा लगता है कि अब कैसे होगा मेरा। हाँ, निगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ था? जी सर, ऐसे तो होता है, मतलब स्पेशली कभी-कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे-ऐसे मतलब दोस्त होते हैं या फिर कुछ पर्सन्स रहते हैं जो आपको नेगेटिविटी लाएगा, वो आपको डिमोटिवेट करेगा हम्म, कि देखो उसने कितना पढ़ाई किया फिर भी उसका नहीं हुआ। ठीक है? हाँ, मैं एक चीज़ फ़ॉलो करता हूँ कि अगर किसी चीज़ से अगर आपको नेगेटिविटी आ रहा है, तो हम्म, आप उस चीज़ को हटा दीजिए। हाँ, बस हार्ड वर्क करते जाइए। हार्ड वर्क करेक्ट, करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। हम्म, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं कोई इंटेलिजेंट लड़का नहीं हूँ। हम्म, मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं बस हार्ड वर्क किया, मैं वो हार्ड वर्क का ही मुझे वो रिज़ल्ट मिला है। यस। तो ये बात मुझे अलिंदा आपकी बहुत अच्छी लगी कि देखिए, हमेशा ही सक्सेसफुल होना या आपको हमेशा ही सफल होने के लिए आप इंटेलिजेंट नहीं होने चाहिए। आपको बस खुद को समझना है कि आप कितना अपना बेस्ट दे सकते हो, खुद के ऊपर विश्वास रखना है। और दूसरा,
हार्ड वर्क, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली अलिंदा कि हार्ड वर्क, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस तभी मिलती है जब आप उसके लिए काबिल बनते हो, तो इसलिए आपको पहले काबिल बनना पड़ेगा। सक्सेस अपने पास, आपके पास जरूर आती है। एंड इसीलिए हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो जाइए, स्मार्ट वर्क करने के लिए रेडी हो जाइए, फोकस्ड होके पढ़ाई कीजिए, खुद के ऊपर बिलीव रखिए, कंसिस्टेंसी। क्योंकि अलिंदा बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जब पढ़ाई करता हूं ना, तो मैं जैसे टाइम टेबल बनाते हैं, हम शेड्यूल बनाते, आई होप आपने भी बनाया होगा। टाइम टेबल बनाया था क्या आपने? जी, मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था। अच्छा, जब नहीं मैंने बनाया था। सीरियसली जी, तो सीरियसली जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था, तो मेरा कुछ ऐसा ही दिन का शेड्यूल रहता था कि मैं अराउंड 11 को 10 या 11 बजे नींद से उठता था, फिर 12 बजे पढ़ाई करना शुरू करता था। बीच में खाना-पीना, नहाना चलता रहता और करीब 6 बजे तक मैं पढ़ाई करता था और हम्म, रात को 11 बजे से अराउंड 2 से 3 बजे तक मैं पढ़ता था। हम्म, तो मेरा यही चलता था और कुछ रूटीन नहीं है एक्स्ट्रा। तो तभी तो मतलब, और दिन का बस आपने शेड्यूल रखा होगा कि हाँ ये आज के दिन ये करूंगा। जी सर, एक टारगेट मेरा रहता था कि मुझे हाँ, आज के दिन के टारगेट अंदर रहता ये था। कंप्लीट करना है या फिर करेक्ट। 1 यूनिट के अंदर 1 वीक के अंदर मुझे ये यूनिट करना है। ये टारगेट मैं रखता था हमेशा। यस, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका दिन का फिक्स है कि आज को मुझे इतना करना है और इतना हो गया, तो हम मोटिवेट होते और हमें बहुत अच्छा लगता है, और तब आपको टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो अलिंदा, बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैंने डिसाइड किया वो नहीं होता है, दूसरे काम लग जाते हैं, जी दूसरे सर। जगह पे टाइम वेस्ट होता है, तो पढ़ाई नहीं होता, तो बुरा लगता है और फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ऐसा आपके साथ भी होता था? अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हुई जी सर। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, एंड वही नहीं हुई तो फिर आपको ऐसा बुरा लगता था क्या? जी सर, ऐसा तो होता था। ऐसे बहुत बार होता था कि मेरा टारगेट था कि इस दिन के अंदर मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है या हम्म, इस दिन के अंदर मुझे एटलीस्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऐसा यस। कभी-कभी ऐसा होता कि नहीं हो पाता था। तो हम्म, उस टाइम में मैं क्या करता था कि थोड़ी देर के लिए मैंने ब्रेक लेता था। अच्छा। आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है? उस टाइम पे मुझे जो अच्छा लगता है, मैं बस वो करके आता था, ठीक है? हम्म, सपोज़ मैं थोड़ा बाहर घूम के आया, ठीक है? या फिर दोस्तों से बात कर लिया, ठीक है? आधा घंटा, 1 घंटा करने के बाद, ठीक है, अभी थोड़ा माइंड फ्रेश है, फिर से मैं रीस्टार्ट करता था। जहाँ हम्म, से मैंने लिफ्ट किया था, वहाँ से ही मैं स्टार्ट करता था और मेरा वो टारगेट रहता था, न्यू टारगेट कि मुझे अभी इतने टाइम के अंदर ये कंप्लीट करना है या इतने टाइम के अंदर मुझे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम्म, करेक्ट। तो मतलब ये टाइम को शेड्यूल करके, दिन का अपना पढ़ाई करके, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब आप खुद का मेंटेन करते हो तो खुद डिसिप्लिन रहते हो, तो अपने आप अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, वो फ्लो में हो जाती है, तब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। बट एक हमेशा याद रखना है कि अगर कभी कभी आपकी पढ़ाई नहीं हो तो मायूस नहीं होना है, उसको ज्यादा मन पे लगा के नहीं लेना है, दिल पे लगा के नहीं लेना है, क्योंकि ये नेचुरल है। कभी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, कभी बहुत कम होगी, कभी नहीं होगी, कोई बात नहीं। तो उस बार आप क्या कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। जैसे सपोज अलिंदा, आपके माइंड में सपोज निगेटिविटी ज्यादा आ जाए या ओवर थिंकिंग ज्यादा हो, और उस लूप में अगर आप फंस जाए ओवर थिंकिंग के, और आपको थोड़ा नर्वसनेस फील हो, तो आप पॉजिटिव माइंड को फ्रेश करने के लिए, मोटिवेशन के लिए आप क्या करते थे? मैं नॉर्मली म्यूज़िक सुनता था उस टाइम। यस, तो म्यूजिक सुनना, करेक्ट। थोड़ा सा गेम्स वगैरह खेलना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, घूम के आना बाहर जी सर। गार्डन में जाके, हाँ, जी सर। मूवीज वगैरह देखना। जी सर, मैं मूवीज़ नहीं देखता था। अच्छा, मूवीज नहीं देखते थे, नहीं तो देखता था। म्यूजिक्स वगैरह सुनना, यस। तो म्यूज़िक सुनता था। हाँ, तो ये अच्छी बात है। और अलिंदा, वैसे तो बोलते हैं कि यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट है, वहां पे तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, वहां पे तो फिर पढ़ाई करते समय बहुत सारी दूसरी दुनिया भी है, रील्स की दुनिया अलग है, बाकी वीडियोस की दुनिया अलग है। तो क्या आपका कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ यूट्यूब पे? जी, यूट्यूब से मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं यूट्यूब में जब आता था या क यूट्यूब खोलता था, तो हम्म, मैं आईफ़ेस में भी पढ़ने के लिए ही आता था। हम्म, लाइक ये लास्ट 6 महीने के बाद मैं कर रहा हूँ और हम्म, मेरा तो वैसे भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है, हम्म। तो मुझे सोशल मीडिया से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिला। ओ, तो ये बहुत बड़ी बात बोली अलिंदा आपकी ने कि आपका सोशल मीडिया का अकाउंट ही नहीं है, तो नहीं। मैक्सिमम टाइम तो आपका वहां पे ही बच गया, जी जो कि सर। आपने पढ़ाई में ऐड किया। और हम तो बहुत सारे स्टूडेंट को बोलते हैं कि जब आपकी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सोशल मीडिया से बाहर आ जाओ, आप सीरियस हो जाओ,
और सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट मत करो और पूरा टाइम पढ़ाई पे दो। आपका पढ़ाई भी अच्छे से होगा और आपका रिजल्ट भी अच्छे से आएगा। तो डिस्ट्रैक्शन तब होगा जब आप उसको होने दोगे, जी जब सर। आप ऐसी चीजें करोगे कि जहां से आपका टाइम वेस्ट होता है। एंड बट अगर आप डिसिप्लिन हो और आप फोकस्ड हो, आप कॉन्सेंट्रेशन हो, तो आपका कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। करेक्ट। जी सर। यस। और अलिंदा, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि टोटल लाइफ साइंस में 13 यूनिट से एप्टीट्यूड है, तो क्या एप्टीट्यूड का भी प्रिपरेशन आपने किया था? जी सर, एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन मैंने अलग से कुछ नहीं किया था, मतलब ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं किया था। अच्छा। एप्टीट्यूड्स का मेरा ऐसा टारगेट था कि मैं 5 से 6 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ तो मेरे लिए बहुत है। और मैं सारे वही क्वेश्चन सॉल्व करता था जिसमें ज्यादा हार्डकोर मैथ नहीं चाहिए, हम्म। जो लॉजिक से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। हम्म। वो क्वेश्चन में ज्यादा टारगेट करता है। इसके अच्छा। लिए आईएफएस का जो एप्टीट्यूड का चैनल है हम्म। वो बेस्ट है। वहां से अगर आप एग्जाम से 2-3 महीने पहले दिन में 1 घंटा भी क्लास कर लो तो हम्म। बहुत है, मोर देन यस। इनफ। ओ, ये अलिंदा आपने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपके पास सारे ऑलरेडी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बस आपको उसको करने की देरी है। देखिए अलिंदा बोल रहे हो बहुत बड़ी बात है कि एक्चुअल में आईएफएस के एप्टीट्यूड के चैनल पे सारे वीडियोज है। दिनेश सर ने सब कुछ पढ़ाया हुआ है वहां पे। अगर आप दिन का 1 घंटा देते हो तो आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो सकता है। और दूसरा, आपको करना भी ज्यादा नहीं है, जो आपको आता है। जैसे अलिंदा ने भी सारे टॉपिक्स नहीं किए थे, जो अच्छे अच्छे से आते वो किए थे और रिवीजन की थी और अंतिम बार का सेशन देखा था। जी सर। और इसी का बेनिफिट होता है फाइनल एग्जाम में। करेक्ट। जी सर। यस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक कि आपके पास, क्योंकि जैसे अलिंदा हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आप देखो तो यूट्यूब के लाइफ साइंस के चैनल के ऊपर सारे वीडियोस पहले से अवेलेबल है। जी सर। सारे लेक्चर सीरीज के प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी अवेलेबल है। तो अगर सिर्फ यूट्यूब से भी करना चाहते हो तो भी आप यूट्यूब से भी जेआरएफ क्वालिफाई हो सकते हैं। जी करेक्ट। सर। बस सिर्फ आपके ऊपर है कि आप कितना डेडिकेशन के साथ करते हैं। यस। जी सर। यस। अभी अलिंदा, बहुत बार ऐसे हम स्टूडेंट्स का सुनते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट बड़ा डिफिकल्ट होता है, चाहे वो पढ़ाई के टाइम हो चाहे वो एग्जाम में हो। और एग्जाम में तो इस बार बोल रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू हुआ, एक जी सर। टाइम ही मतलब बचा नहीं, और पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में टाइम पूरा आया नहीं। तो क्या आपको भी इस जी बार सर। प्रॉब्लम आया था टाइम का? जी सर, प्रॉब्लम तो मुझे हुआ था क्योंकि इस बार जैसे मैंने पहले भी बोला था, आपने भी बोला था कि हम्म। क्वेश्चन थोड़ा टफ हुआ था, मुझे टफ लगा। तो हम्म। इसलिए क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी था। यस। मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता है कि मैं पार्ट ए से स्टार्ट करूँ, उसके बाद पार्ट बी, उसके बाद पार्ट सी। हम्म। पार्ट ए एंड बी मुझे 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना है और पार्ट हम्म। सी के लिए मैं 2 घंटा लगता था। तो मैंने पार्ट ए और बी को पहले जब पढ़ा तो 1 घंटे के अंदर हो गया, पर मैं सब कुछ सॉल्व नहीं कर पाया, हम्म। तो मैं मार्क करके चला गया था। हम्म। पार्ट सी को मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम देखा तो सी का क्वेश्चन भी बहुत लेंदी है। हम्म। तो लास्ट का जो आधा घंटा रहता है तो उस टाइम पे मैं सब रिवाइज करता हूँ क्वेश्चन। हम्म। तो लास्ट के आधा घंटा आने के तक मैंने देखा कि मेरा अभी भी 10 क्वेश्चन पढ़ना बाकी है। टाइम का हम्म। तो इशू हो गया था। तो उस टाइम में मैंने फिर से माइंड को शांत रखा और फिर से पढ़ा, फिर से सॉल्व किया, करके मैंने क्लियर किया। हाँ, तो मतलब टाइम का तो आपका, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेपर होगा वो, ये हमारे जी। हाथ में नहीं होता। लेकिन अगर आपने घर पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, जी। टॉपिक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया, तो पेपर में कम टाइम लगता है, जी। जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। बट फिर भी जी। नए क्वेश्चन करने में तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो न्यू पैकेजिंग करके आता है। नई पैकेजिंग, न्यू फॉर्मेट, नई लैंग्वेज, नए फ्रेजेस, और उस वजह से टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको पढ़ने में। तो आप घर पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना एग्जाम में काम आता है। और फिर भी लगता है तो कोई बात नहीं है, आप जस्ट मैनेज करो। जैसे सी पार्ट को आप मैनेज करो जल्दी से जल्दी करने का, बी पार्ट को मैनेज करो तो हो जाता है। करेक्ट। जी सर। यस। तो अलिंदा, अभी हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं, ओके सर। और मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसके पॉइंटेड आंसर देना। जी यस। सर। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि लाइफ साइंस में अगर हम देखें तो सीएसआर में 13 यूनिट्स प्लस एप्टीट्यूड, इतने सारे यूनिट्स पढ़ने, तो आपका फेवरेट यूनिट कौन सा है उसमें से? जी, मेरा फर्स्ट फेवरेट यूनिट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड है डेवलपमेंट बायोलॉजी। अच्छा। और
स्पेशल रीजन इसका कुछ? जी, बायोकेमिस्ट्री मेरा फेवरेट है केसी सर की वजह से। हाँ तो पहले मतलब बायोकेमिस्ट्री बहुत डर लगता था, पर केसी सर ने ऐसे ही पढ़ाया कि वो मेरा अभी फेवरेट है। यस, तो मतलब आपने एंजॉय किया पूरा बायोकेमिस्ट्री, एंड जी बायोकेमिस्ट्री सर। सारे टॉपिक को लिंक करता है। ये जब हम जी लेक्चर सर। देखते हैं तभी हमें समझ में आता है, करेक्ट। और इससे लाइफ साइंस बहुत अच्छे से समझ में आता है पूरे बायोकेमिस्ट्री से। जी सर। यस। और 13 यूनिट्स में से सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? सबसे डिफिकल्ट मैं बोलूंगा तो एनिमल फिजियोलॉजी लगा, अच्छा और सेकेंडली जेनेटिक्स, अच्छा क्योंकि इनके पीछे मैंने टाइम ज्यादा नहीं दिया था इसलिए। अच्छा, वो मतलब ज्यादा प्रिपेयर्ड ही नहीं था, जी, रिवीजन कम हुआ था उन दोनों रिविजन्स यूनिट कम हुआ था, तो कॉन्फिडेंस नहीं था उतना में। उनको जी, करने का। इसीलिए। जी। यस। और जैसे लाइफ साइंस के स्टूडेंट जब लाइफ साइंस के टॉपिक करते हैं तो उनको बी एंड सी पार्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जी। वो ज्यादा डरते हैं मैथमेटिक्स से, जी सर। एप्टीट्यूड से या न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो क्या मैथमेटिक्स से आपको भी डर लगता है? जी सर, मैथमेटिक्स से तो डर लगता है। डर लगता है ना? जी सर। यस। तो और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन से? जी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन से भी डर लगता है, इसीलिए मैं लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा मैं अटेम्प्ट करता हूँ अच्छा, एप्टीट्यूड क्वेश्चन में। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, प्रिपेयर किए थे क्या? जी सर, वो भी प्रिपेयर किया था, हम्म, पर ज्यादा मैं लॉजिकल अटेम्प्ट करता हूँ, और न्यूमेरिकल्स एक दो क्वेश्चन भी मैं हाँ अटेम्प्ट करता मतलब हूँ। ज्यादा रिस्क नहीं लेते। नहीं नहीं। यस, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और डर तो जी लगता ही सर। है, मैथमेटिक्स से पहले से ही डर लगता है ना। जी सर। यस, ये हम सब सारे स्टूडेंट की जैसे ही है, मतलब मैथमेटिक्स से थोड़ा डर लगता है। और जी जैसे सर। फॉर एग्जांपल हम सीएसआर का एग्जाम देते हैं, तो सीएसआर के एग्जाम में आप देखो कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है, 3 पार्ट होते हैं। आपका सबसे फर्स्ट पार्ट आप कौन सा सॉल्व करते हैं? जी सर, मैं सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व करता हूँ। पार्ट ए। और जी इसका सर। स्पेशल रीजन कोई? स्पेशल रीजन ये है कि मैं एग्जाम से पहले एक दिन पहले कोई पढ़ाई नहीं करता हम्म करता हूँ। तो उसके बाद मैं जब फर्स्ट एग्जाम हॉल में बैठता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ, तो मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम हम्म मैं शायद कुछ गलत कर सकता हूँ, शायद थिंकिंग स्टार्ट ना हो। हम्म। इसीलिए मैं पार्ट ए से स्टार्ट करता हूँ, इससे थोड़ा मेरा माइंड फोकस अच्छा, जल्दी आ और जाता है। लॉजिकल है, इसके वजह से कोई मतलब जी। प्रॉब्लम नहीं आता, और थोड़ा सा एनालिसिस का टॉपिक होता है तो ज्यादा मतलब हमें प्रॉब्लम नहीं आता, तो पार्ट ए से आप स्टार्ट करते हैं। जी अच्छा, सर। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी से सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है? जी सर, मेरा तो फेवरेट पार्ट सी है। अच्छा, पार्ट सी है। जी और सर। इसका रीजन? क्योंकि सर पार्ट सी सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव नॉलेज रखना जरूरी नहीं है। अगर हम्म आप लॉजिक्स या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप अगर अंडरस्टैंड करते हो, तो हम्म। आप पार्ट सी को इजीली कर पाओगे। हाँ, पार्ट सी को इजीली कर सकते हैं। और दूसरा है कि क्या होता है कि पार्ट सी में अगर फास्ट क्वेश्चन हो जाते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है जल्दी, जी सर। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि पेपर बहुत सिंपल भी है और पेपर से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो और जी सर। मोटिवेशन मिलता है। और पार्ट बी के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी सर, पार्ट बी तो इंफॉर्मेटिव सेक्शन है, वहां पर बहुत इंफॉर्मेटिव टाइप क्वेश्चन होता है। अच्छा। पार्ट बी को अगर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, तो हम लोग को बहुत ज्यादा रिवीजन देना चाहिए, बहुत ही ज्यादा हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हम्म अगर ज्यादा याद नहीं रहेगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वही मतलब फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो हार्डली अगर एक यूनिट से आप दो क्वेश्चन कर पाओगे हम्म। पार्ट बी का, यस, इंफॉर्मेटिव टाइप। करेक्ट। तो मतलब अगर हम ये देखें कि पार्ट बी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते, ज्यादा मतलब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आते हैं, और उसके लिए पढ़ाई ज्यादा लगती है, जी नोट्स सर। का रिवीजन, बुक्स का पढ़ाई हुआ अगर हो तो बहुत अच्छे से उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन पार्ट ए तो लॉजिकल है, वो तो आप जितना अच्छे से एप्टीट्यूड कर सकते हो उतना बेनिफिट जाता है। और पार्ट जी सी सर। आपका जो है वो कंसेप्चुअल आता है, जहाँ पे आप कंसेप्ट अप्लाई करके इजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जी सर। अलिंदा, बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि पार्ट सी, जैसे कि पार्ट सी में 75 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से 25 क्वेश्चन करने, तो ये देखने में तो बहुत सिंपल लगता है कि पार्ट सी में 75 में से 25 तो करने, तो कोई भी 25 कर लो। बट एक्चुअल में सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है कि कौन से 25 क्वेश्चन करे, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन को कैसे इंप्रूव किया, आपने कैसे इंप्रूव किया उसको? जी, मेरा तो फर्स्ट चॉइस हमेशा क्वेश्चन देखने के बाद फर्स्ट चॉइस ये रहता है कि मैं बायोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स करूँ। हाँ। मतलब मैथ्स के न्यूमेरिकल से मुझे डर लगता है, पर बायोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से डर नहीं लगता, तो मैं अच्छा। फर्स्ट वो करता हूँ।
उसके बाद मैं वो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद ग्राफ करता हूँ और लास्ट में मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, तो ये बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन बोले अलिंदा ने, बहुत ही अच्छा मतलब बेस्ट है कि आप सबसे पहले अपने फेवरेट पॉइंट या अपने फेवरेट जो भी है आपका वो सॉल्व करो, एंड उसके बाद सिंपल सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे आपने मैच द पेयर किए, ग्राफिकल किए, डायग्राम के क्वेश्चन किए, सीक्वेंस के किए, या जो भी आगे जाके स्टेटमेंट के। बट देखिए ऐसे क्वेश्चन करो कि जो बहुत सिंपल है, जिसमें रिस्क ना है, जीरो जी सर। नेगेटिव मार्किंग की मतलब पॉसिबिलिटी है, और दूसरा है कि आप उस पर कॉन्फिडेंट हो। तो जी इसलिए सर। ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन करोगे तो रिस्क नहीं होती है, तो नेगेटिव नहीं होता। तो क्या अलिंदा आपका भी नेगेटिव होता था पहले जब आप प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चन तब? जी सर, नेगेटिव तो बहुत पहले जब मॉक टेस्ट देता था तो हम्म, बहुत नेगेटिव होता था। अच्छा। बहुत नेगेटिव होता था, तो मैंने इम्प्रूव किया और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही माइंडसेट रहता था कि अगर नहीं आता तो मैं छोड़ दूंगा, जितना आता है बस वही करना है। तो इससे मेरा इम्प्रूव हुआ वो नेगेटिव मार्किंग। यस, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जनरली हम ये देखते हैं ना कि जब भी कभी आप प्रिपरेशन करते हो तब आपको जो आता है वो अच्छे से कीजिए, और जो नहीं आता है उसको मत कीजिए। कितनी क्लियरिटी है, और इससे आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ, तो ये जी सर। बहुत अच्छी बात है। तो अलिंदा फिर अभी 60 डेज, सपोज मोस्टली हम देखते हैं कि सीएसआर का एग्जाम अभी दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा, तो आप फाइनल सारे स्टूडेंट को 60 डेज में अगर प्रिपरेशन कराए तो क्या स्ट्रेटेजी बताना चाहोगे? जी, 60 डेज के अंदर अगर आपको क्लियर करना है, एग्जाम अच्छे हम्म, से देना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिवीजन अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो। यस। ठीक है। मुझे लगता है कि 2 महीना आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रखना चाहिए। हम्म, आपको 1 महीना तो पूरा लग जाएगा फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिवीजन में बहुत टाइम लगता है। हम्म, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम जब आप रिवीजन दोगे तो वो जल्दी हो जाएगा। और करेक्ट। इन रिविजन्स के बीच आपको मॉक टेस्ट देते हम्म, रहना है। हमेशा मतलब 2 दिन आइए, 1 दिन के गैप के अंदर आपको मॉक टेस्ट देना है करेक्ट करेक्ट। और दिमाग एकदम कूल रखना है। कुछ दिमाग भी एकदम कूल रखना है। जी, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है यस, एकदम तो हॉल में। ये बहुत अच्छे से आपने सारे स्टूडेंट को गाइड किया अलिंदा, और बहुत सारे ऐसे इस सेशन में आपको पॉइंट्स मिले कि जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलेगी। एंड अलिंदा, फिर से एक बार हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से एज वेल एज पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू एंड सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन से स्टूडेंट को बहुत सारे उनके डाउट्स के भी आंसर मिले होंगे, एंड ये सेशन बहुत उनके लिए बेनिफिट भी रहेगा इन फ्यूचर जी जाके, सर। जब भी उनको कुछ पॉइंट्स सीखने या कैसे प्रिपरेशन करें, अगर कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो आप इस इंटरव्यू से आप अपने लाइफ में इम्प्रूव करो, आप अच्छे से प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाओ, एंड इसका बेनिफिट लो। एंड आप सारे जी सर। स्टूडेंट, आप जब ये सेशंस देख रहे, आप भी, आपको ये सेशन कैसे लगा वो जरूर बताइए, एंड उसके साथ साथ आपको जो भी डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। तो इतना अच्छे से सबको गाइड करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताने के लिए, और अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए अलिंदा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड इस सेशन से सारे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट होगा, एंड एज वेल एज सारे स्टूडेंट के आई होप कि उनको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिले होंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन आपको इतना अच्छा सक्सेस मिला, आपने इतना अच्छा रैंक लाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी सर। तो थैंक थैंक यू। यू।